Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of this beautiful chapter, Electric Charges and Field. चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की, है ना। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कूलम, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, एंड अदर्स एस्टैब्लिश दैट द फोर्स exerted by a charged particle on the other is given by, और फॉर्मूला ये रहा बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, Q1 और Q2 क्या है? दीज आर द चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स। R क्या है? R इज द सेपरेशन बिटवीन देम, और K जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर सेम नेचर के चार्जेस है, जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे को दे रखा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस केस में बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे Q1 पर अगर हम लोग फोर्स देखें तो Q2 Q1 पर एक धक्का लगाएगा, है ना। तो डायरेक्शन तो बड़े आराम से हम लोग दिमाग लगा करके सोच सकते हैं, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 और Q2 को आप क्या पुट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड, है ना। चार्जेस के मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर Q1 और Q2 के फॉर्म में पुट कर दीजिए, और डायरेक्शन के लिए हम लोग सोच सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ लिखा है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ द चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड इज रिपल्सिव इफ दे आर ऑफ द सेम साइन, जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार और देख लेते हैं कि इस फोर्स की क्या क्या खासियत है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना। इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा, या तो Q2 जो है वो Q1 पे धक्का लगाएगा, या तो Q2 जो है वो Q1 को खींचेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर चार्जेस कैसे होंगे? लाइक होंगे तो धक्का लगेगा, अगर चार्जेस अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्जेस हैव द सेम साइन एंड अट्रैक्टिव इफ देयर साइंस आर ऑपोजिट। नेक्स्ट बच्चों, इस फोर्स की खासियत ये है कि ये भी कंजर्वेटिव होता है इन नेचर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब इसका जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जैसे टर्म्स को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और द कूलम कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर किससे डिनोट करा था? K से डिनोट करा था। ठीक है, तो CGS यूनिट में, है ना, K की वैल्यू हो जाती है 1। ऑल राइट, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहां पर? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन। ऑल राइट, और अगर हम लोग SI यूनिट में बात करें तो K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो मतलब फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में रखे हैं या फिर वैक्यूम में रखे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, इसका नाम होता है परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर है बात? इसको और क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू देखिए होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में हो या वैक्यूम में हो तो उन पे नेट कूलम्स फोर्स कितना लगता है? तो वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी मीडियम में रखा हो अपार्ट फ्रॉम एयर या वैक्यूम, तो क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, द नेट कूलम्स फोर्स ऑन टू चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस एंड इन अ मीडियम फिल्ड अप टू इंफिनिटी आर। तो पहले वाले को तो हमने देख लिया, अगले वाले में क्या है? F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन नॉट के बदले यहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर है बात? अब ये जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर दो चार्ज पार्टिकल जो है वो वैक्यूम या एयर में रखे हो तो उस केस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे,
और अगर वो किसी मीडियम में रखे हो तो एप्सिलॉन नॉट के बदले हमें एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ अपॉन एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और इस रेशियो को हम लोग के से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है ये बात? तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज numerically equal to the ratio of the force on 2 point charges in free space to that in the medium filled up to infinity। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है ये बात? तो हम लोग जो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को के कह सकते हैं या फिर एप्सिलॉन आर कह सकते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे कोई मीडियम है उसमें Q1 और Q2 रखे हुए हैं, तो होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Q1 अभी भी Q2 पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना पहले लगा रहा था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही लगा रहा है। लेकिन क्या होता है कि ये जो मीडियम है ये भी इस पर फोर्स लगाने लगता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बात? तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, फोर्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिसकी वजह से Q2 पे लगने वाला जो नेट फोर्स है F नेट वो कितने के बराबर आ जाता है? तो वो आ जाता है कितने के बराबर? तो वो हो जाता है, ये हम लोग देख पा रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बराबर आ जाता है। तो यहां पर Q1 जितना Q2 पे पहले फोर्स लगा रहा था ना उतना ही अभी भी लगा रहा है, पर Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो बच्चों क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर है बात? तो नेट फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और वो कितना हो जाता है? तो पहले जितना फोर्स लग रहा था अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो मीडियम है ये एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाने लगता है? इसका रीजन है पोलराइजेशन, और इस टॉपिक को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि हम लोग ये ध्यान रखें कि मीडियम में क्या बदलाव आता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2 सच दैट कि Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और Q2 की पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब मान लीजिए हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो प्रॉपर्टीज हमने कूलम्स लॉ की पढ़ी थी उसके हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने Q1 और Q2 दोनों को ही लेटर से पॉजिटिव लिया है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि Q1 जो है वो Q2 पर इस लाइन के अलॉन्ग धक्का लगाएगा, है ना। तो लेटर से ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, उसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है बात? अब Q1 और Q2 को कनेक्ट करने वाला जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूं? तो बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है बात? ऐसा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर को R वेक्टर कॉल कर रहा हूं तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल रूल से R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से R वेक्टर जो है वो कितना आ गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर इस फोर्स के अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं डायरेक्शन जो है वो कैसी है? R वेक्टर के अलॉन्ग है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? फोर्स वेक्टर ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां पर आर कैप यूज कर सकते हैं ना, आर वेक्टर के अलॉन्ग वाली डायरेक्शन को आर कैप लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए बच्चों कुल मिला के हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर याद रखने लायक तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ये समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हमारे को फॉर्मूले से निकालना है और डायरेक्शन के लिए हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो वेक्टर में पढ़े उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जैसे कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप को लिखा जा सकता है आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज आर। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये क्या बन गया, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये जो वेक्टर है ये क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे को क्या बताता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे आइए पहले ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो इस डायग्राम में देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक क्यू चार्ज है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग चार्जेस की वजह से। जैसे Q1 कुछ फोर्स लगाएगा, Q2 कुछ फोर्स लगाएगा, Q3 कुछ फोर्स लगाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि Q पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आपको क्या करना होगा, Q1 मान लीजिए कुछ फोर्स लगा रहा है ना, लेटर से कि Q1 जो है वो फोर्स लगा रहा है इस पर F1 वेक्टर। ठीक है, Q2 फोर्स लगा रहा है F2 वेक्टर। इस तरीके से सारे के सारे चार्जेस जो जो फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअली, उन सारे फोर्सेस का आपको क्या करना होगा, वेक्टर एडिशन करना होगा। तो वही देखिए यहां लिखा है, कंसिडर नंबर ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ चार्ज Q। तो नेट फोर्स ऑन Q क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमें वेक्टर सम करना होगा, तो मैं आपका छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं कि किस तरीके से दो फोर्सेस को हम लोग ऐड करते थे ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स है F1 वेक्टर और एक है F2 वेक्टर, सच दैट कि उनके बीच में थीटा एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम लगा करके इस तरीके से नेट फोर्स को दिखा सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था, अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और लेट अस से कि ये F1 से अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती थी, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, 3 इक्वल चार्जेस ईच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 into 10 to the power -6 कूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से जैसा सवाल में लिखा था उस तरीके से मैंने 3 चार्जेस प्लेस कर दिए हैं एट A, B एंड C, और जो राइट एंगल कॉर्नर पे जो चार्ज है A, उस पे हमारे को B और C पे रखे हुए चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, A पे रखे हुए चार्ज को मैं Q कॉल कर दे रहा हूं, B पे रखे हुए चार्ज को भी मैं Q कॉल कर दे रहा हूं, और C पे रखे हुए चार्ज को भी मैं Q कॉल कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर दिया हुआ था 3 इक्वल चार्जेस। ठीक है, तो C वाला चार्ज जो है वो A पर किस तरीके का फोर्स लगाएगा, तो उसे मैंने F2 से शो करा है, और वो रिपल्सिव होगा क्योंकि चार्जेस सेम है। तो F2 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा K Q1 Q2, दोनों Q ही है, तो K Q अपॉन 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हमारे को 3/100 लिखना चाहिए, और इसका कर देना चाहिए होल स्क्वायर, अगर हम लोग सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से F1 क्या हो जाएगा, तो B पे रखा हुआ चार्ज A पे भी क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q अपॉन इस बार आ जाएगा 4/100 का होल स्क्वायर। क्लियर ये बात, K की वैल्यू हमें मालूम है ना, यहाँ पर K जो है वो हमें पता है कि कितने के बराबर है, 9 into 10 to the power 9K। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सब कुछ को ऐसा यूनिट में रखते हुए पहले F1 निकाल लेते हैं। तो F1 कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब Q हमारे को कितना दे रखा था, तो देखिए Q हमारे को दे रखा था 2 into 10 की पावर -6, है ना, तो इसे पुट कर देते हैं, 2 into 10 to the power -6, इसका करना होगा अपने को होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि Q into Q स्क्वायर हो गया, अपॉन 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। क्लियर है बात, तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेट करने पर ये आ जा रहा है 22.5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर F2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 हो जाएगा अगेन 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 10 to the power -6 का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी,
तो जो डिस्टेंस है वो हम लोग समझ पा रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, तो अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे को 3/100 का होल स्क्वायर करना होगा। तो ये बच्चों कैलकुलेट करने पर जो है ये आ जाएगा 40 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि F1 कितना है, तो F1 है 22.5 न्यूटन के बराबर, और F2 कितना है, तो F2 है 40 न्यूटन के बराबर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर पैरेललोग्राम से इस तरीके से दिखा सकते हैं ना, इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो अब बच्चों अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो BA के साथ ये मान लीजिए कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम लोग tan अल्फा कितना लिख सकते हैं, तो tan अल्फा देखिए हो जाएगा बच्चों 40/22.5 के बराबर। तो देखिए बच्चों ये जो रेशियो है वो कितने के बराबर आ गया, 16/9 के बराबर। ठीक है, तो अल्फा एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग मैग्नीट्यूड कितना बोल देंगे, तो जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √22.5 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 45.9 न्यूटन के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 8 × 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻6 कूलम respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it does not experience a net electric force? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं A एंड B। A के पास चार्ज है 8 माइक्रोकूलम और B के पास है -2 माइक्रोकूलम चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है कहाँ पर तीसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाए ताकि वो जो तीसरा चार्ज है वो कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। तो सबसे पहले बच्चों शो कर देता हूं मैं यहाँ पर, लेटर से कि यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ठीक है, तो A के पास कितना चार्ज है, तो 8 माइक्रोकूलम, और B के पास चार्ज कितना है, तो वो है -2 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब देखिए ये हमें समझ में आ रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को, तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखना तो इसी लाइन के अलोंग होगा ताकि उस पर दोनों की वजह से जो फोर्स आए वो कैसा आए, इक्वल एंड ऑपोजिट आए, और वो कैंसिल आउट कर दे। कहीं और रखेंगे इस लाइन के अलावा तो आप समझ पा रहे हैं कि जो दो फोर्सेस इनकी वजह से आएंगे उनका कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर बच जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि दो फोर्सेस को कैंसिल आउट होने के लिए दे शुड बी एंटी पैरेलल और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ए के लेफ्ट में ऐसी कोई लोकेशन हो सकती है क्या। तो ए के लेफ्ट में मान लीजिए आपने किसी चार्ज क्यू को रखा, तो 8 की वजह से लेफ्ट की तरफ धक्का मिलेगा, और -2 माइक्रोकूलम की वजह से राइट की तरफ अट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन 8 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड वाइज हेवियर है ना, और उसके करीब आपने रखा है, तो फोर्स जो है वो हमेशा ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू -2 माइक्रोकूलम के। तो ये पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग कहीं ए और बी के बीच में रखने का सोचें तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि दिक्कत क्या आ जाएगी कि ए जो है वो तो इस पर राइट की तरफ धक्का लगाएगा, और -2 माइक्रोकूलम जो है वो इसको क्या करेगा, राइट की तरफ खींचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्यू माना है वो पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि दोनों पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा तीसरा चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बच्चों ले दे करके एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम चार्ज क्यू को कहीं यहां पर रख देना, राइट ऑफ बी। तो यहां पर रखने से फायदा क्या होगा, -2 माइक्रोकूलम से एक अट्रैक्शन आएगा, है ना, और 8 माइक्रोकूलम की वजह से एक रिपल्शन आएगा। लेकिन 8 माइक्रोकूलम का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर है वो तो ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस वाइज ये कम हो गया। तो एक लोकेशन ऐसी हो सकती है जहां पर ये क्यू चार्ज जो है नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे। क्लियर ही बात। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों की वजह से लगने वाले फोर्सेस को, तो अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों की वजह से लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को, है ना, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग F को क्या लिख सकते हैं, F को लिखा जा सकता है एज K Q1 Q2, है ना, अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसे मैं x सेंटीमीटर और मान लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 + x का होल स्क्वायर, या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं, k फिर 2 माइक्रोकूलम इंटू क्यू अपॉन, अब ये दूरी हो गई x,
तो x का स्क्वायर। मैंने यूनिट का ध्यान नहीं दिया ज़्यादा क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ऑल्दो 20 प्लस एक्स सेंटीमीटर में है, x भी सेंटीमीटर में है, पर ये दोनों तो कट ही जाएंगे। क्लियर है? 8 माइक्रोकूलम है और इधर भी 2 माइक्रोकूलम है, तो ये फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले हम लोग k से k को काट देते हैं, q और q कट गए, 2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर 4 आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। क्लियर है ये बात? और हम लोग बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि x तो पॉजिटिव ही है ना, x कैसा है? पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 20 प्लस एक्स ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू x के। ठीक है, तो इसका मतलब 20 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने x के नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी को हटा दिया, जिस वजह से 20 प्लस अपॉन एक्स जो है वो सिर्फ 2 आ रहा है, ना कि प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहां से x स्ट्रेट अवे हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स, what should be the values of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum? तो देखिए बच्चों, हमारे पास Q चार्ज है ना, और इसे हमें बांटना है 2 बॉडीज को। क्लियर है ये बात? तो मान लेते हैं कि एक को हमने चार्ज दे दिया स्मॉल q, तो दूसरे को कितना चार्ज देना पड़ेगा? Q माइनस q देना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि फोर्स इनके बीच का क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा k q माइनस q अपॉन, लेटर से इनकी दूरी जो है वो d है, तो d का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अब हमारे को क्या करना है? इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर k अपॉन डी स्क्वायर तो क्या है? ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना? तो अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल यहां पर स्मॉल q है, तो df बाई dq को क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे, ताकि हमारे को फोर्स का क्या मिल सके? मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? k अपॉन डी स्क्वायर तो बाहर आ गया है ना, q का डिफरेंशिएशन पहले अगर कर दें तो वो 1 हो जाएगा, और q माइनस q एज इट इज रह जाएगा, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा? तो अब q को एज इट इज रखेंगे और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा। क्लियर है बात? दिस शुड बी इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है? q माइनस स्मॉल q इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है? स्मॉल q इज इक्वल टू आ जा रहा है q अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम लोग स्मॉल q को कैसा रखें? q का आधा रखें, कैपिटल Q का आधा रखें। मतलब हमारे को क्या करना चाहिए? चार्ज को आधा आधा बांटना चाहिए, है ना। मतलब ये भी कितना हो जाए? ये हो जाए q/2, और ये भी कितना हो जाए? ये भी हो जाए q/2। तो उस केस में जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, जिस वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains same. What is the dielectric constant of liquid? Density of sphere is equal to 1.6 gram per centimeter cube. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जब इन्हें एयर में सस्पेंड करा गया था तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल 30 डिग्री का था, लेकिन जब इन्हें एक ऐसी लिक्विड में, है ना, सस्पेंड करा गया जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब भी ये एंगल जो है वो चेंज नहीं हुआ और अभी भी कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर पहले वाले केस के लिए हम लोग बात करें, है ना, एयर वाले केस की, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, है ना, मान लीजिए कि मैं इस लेफ्ट वाले चार्ज स्फीयर की बात कर रहा हूँ जिसे हमें पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, तो इस पर मैं एक फोर्स तो नीचे की तरफ mg दिखाऊंगा, फिर एक फोर्स ऑफ टेंशन दिखाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर ये दूरी x है, ठीक है ना, तो ये जो दूसरा स्फीयर है वो इस स्फीयर पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है। तो इस फोर्स को मैं लेटर से Fe बोल दे रहा हूं, और मुझे पता है कि Fe की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू Q अपॉन x का स्क्वायर। क्लियर है ये बात?
तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा और हम लोग लेफ्ट वाले स्फेयर के इक्विलिब्रियम में होने की वजह से यहाँ पर क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक लिख देंगे t cos 15 डिग्री, वो किसे कैंसिल आउट कर रहा है, mg को कैंसिल आउट कर रहा है। उसी तरीके से t का जो sin 15 डिग्री कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली fe को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई पहले वाले केस से, ठीक है। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले केस की बात करें, जब ये पूरा का पूरा सेटअप लिक्विड में इमर्स्ड है, तो हम लोग यहाँ पर इस पर लगने वाला एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर टेंशन मान लीजिए टी डैश हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा, जिसे मैं एफ बी बोल दे रहा हूँ। और अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस स्फेयर पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है लेफ्ट की तरफ, वो अब एफ ई नहीं बल्कि एफ ई अपॉन के बराबर हो जाएगा, जहां पर के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें ये मालूम है कि बॉइंट फोर्स क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है बात। और यहां पर ये सवाल जो है ये बड़े प्यार से बनाया गया है, इसमें हमारे को एग्जैक्टली जो डेंसिटी है लिक्विड की वो आधी दे रखी है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द स्फेयर। तो फॉर द सेम वॉल्यूम हम लोग समझ पा रहे हैं कि लिक्विड का मास कितना रहेगा। तो लिक्विड का मास जो है वो आधा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ द स्फेयर। क्लियर है ये बात, जिसे हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो बेसिकली कितना होगा, mg/2 के बराबर, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम का अगर हम लोग लिक्विड लेंगे तो उसकी डेंसिटी आधी होने की वजह से उसका भी मास आधा हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एफ बी प्लस टी डैश का कौन सा कॉम्पोनेंट, ये भी एंगल 15 डिग्री है, तो cos 15 डिग्री इज इक्वल टू mg आ जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी कि टी डैश का जो sin 15 डिग्री कॉम्पोनेंट है वो किसे कैंसिल आउट कर रहा है, तो वो एफ ई अपॉन के को कैंसिल आउट कर रहा है, जहां पर के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, एफ बी को हम लोग क्या लिख देंगे, एफ बी को हम लोग लिख देंगे mg/2। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, टी डैश sin 15 तो ऑलरेडी आया हुआ है कितना, एफ ई अपॉन के बराबर, और हमारे पास टी डैश cos 15 डिग्री कितना आ गया, तो टी डैश cos 15 डिग्री आ गया mg माइनस mg/2 दैट इज mg/2 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई है ये लिक्विड वाले केस से आई है ना, जब लिक्विड में इसे इमर्स कर दिया गया था। इसके पहले हमारे पास दो इक्वेशन और आई थी, है ना, आइए उन्हें देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास पहले ही आ रखी थी। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ से tan 15 डिग्री बड़े आराम से निकाला जा सकता है t sin 15 और t cos 15 को डिवाइड करके। तो यहाँ से tan ऑफ 15 डिग्री कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है एफ ई अपॉन mg के बराबर, और लेफ्ट वाले से हमारे पास tan 15 डिग्री भी आ जा रहा है डिवाइड करने पर, और वो कितने के बराबर आ जा रहा है, एफ ई अपॉन के अपॉन mg/2। तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ से tan 15 हासिल कर लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि एफ ई अपॉन के अपॉन mg/2 विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन mg के। क्लियर है बात। तो एफ ई से एफ ई कट गया, mg से mg कट गया, तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 equal charges capital Q are kept at the 4 corners of a regular pentagon. What is the force on a charge small q kept at the center of the pentagon? The distance of the center from the corner of the pentagon is small a. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को ये दिया है कि 4 इक्वल चार्जेस है कैपिटल Q और वो रखे हैं एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेंटागन पे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि वो स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेकेंट कॉर्नर है वहां पर ये मान सकते हैं कि एक क्यू है और एक साथ ही साथ क्या है, वहां पर माइनस क्यू भी है। क्लियर है। तो ऐसा करने से हमने सवाल भी चेंज नहीं करा और हम लोग ये बड़ी मजेदार चीज देख पा रहे हैं कि जो 5 कैपिटल क्यू चार्जेस यहां पर दिख रहे हैं हमारे को, है ना, उनकी वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल क्यू पर जो है नेट फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि ये पांचों कैपिटल क्यू चार्जेस जो हैं बिल्कुल सिमेट्रिकली इसको क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है बात।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम है दिस इज इक्विवेलेंट टू अ डायग्राम जिसमें सिर्फ क्या हो, इस लोकेशन पर माइनस कैपिटल की हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये इस डायग्राम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और बड़े आराम से समझ सकते हैं हम लोग कि माइनस कैपिटल क्यू जो है वो स्मॉल क्यू पर फोर्स कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एरो शो कर ही रखा है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वेकेंट कॉर्नर था उस तरफ ये फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल क्यू आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equal to minus q upon 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y, where y is much less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to dash. तो देखिए बच्चों, हमारे को सवाल में दिए हुए हैं दो चार्जेस, एक है x इक्वल टू माइनस ए पर और एक है x इक्वल टू प्लस ए पर, और ये दोनों ही प्लस q है। ठीक है, अब बोला गया है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q नॉट है, सच दैट कि q नॉट की वैल्यू कितनी है, -q/2, वो कहाँ रखा है, एट दी ओरिजिन। क्लियर है बात। तो शुरुआत में हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों की वजह से तो बराबर अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो ये रुका हुआ होगा। लेकिन हमने क्या करा, चार्ज q नॉट को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया y, और y a के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत छोटा है। अब हमसे पूछा गया है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने चार्ज q नॉट को दिखा रखा है। q नॉट की वैल्यू कितनी है, -q/2। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों प्लस q जो है इसे अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि q नॉट को प्लस q लेफ्ट वाला जो है कुछ इस तरीके से खींचेगा और राइट वाला प्लस q कुछ इस तरीके से खींचेगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस f की बात करें, ठीक है, तो ये जो f है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो f विल बी इक्वल टू k q, फिर q/2 आएगा अपॉन, अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कैसे निकालेंगे, तो ये हाइट y है और ये दूरी a है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये हाइपोटेनस है और ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे को स्क्वायर करना है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन दोनों f का, है ना, इन दोनों f का जो है cos थीटा कॉम्पोनेंट जो है वो एड अप हो रहा है, लेकिन साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेफ्ट और राइट में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से जो एफ नेट आएगा वो किधर को आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एफ नेट जो है ना, एफ नेट जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ का कॉस थीटा। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ नेट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बेस हो जाएगा y और हाइपोटेनस यहां पर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास एफ नेट जो है ना, वो कितने के बराबर आ जा रहा है, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर, इधर आ जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया ये, तो है ना। अब लेकिन हमारे को दिया हुआ है कि y कैसा है, इट इज मच लेस देन a। तो देखिए बच्चों, y चूंकि a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि एफ नेट जो है ना, उसे ऑलमोस्ट क्या लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के सामने बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज ए क्यूब। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एफ नेट जो है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है ये y पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो तो डाउनवर्ड आ रही है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, -y पे। ठीक है।
तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू -y। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज 1 into 10 to the power -7 कूलम stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने को क्या दिया है कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका मास जो है वो 5 ग्राम है, ठीक है ना, और साथ ही साथ उनके पास चार्ज कितना है, 1 into 10 to the power -7 कूलम है ना, दोनों के पास ही सेम चार्ज है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है ना। और यहां पर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे अगर मैं पहले वाले पार्टिकल को लूं तो इसके ऊपर एक इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, है ना, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला। और ये रुका हुआ क्यों है, क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है राइट की तरफ। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और बस हमारे को क्या करना है, कैपिटल एफ को फ्रिक्शन के बराबर करना है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कैपिटल एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज कितना है, तो 10 की पावर -7 है और दूसरे का भी चार्ज है 10 की पावर -7। तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर कर देंगे, तो फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग है, मतलब कि म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। और नॉर्मल यहां पर कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल यहां पर हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है। तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं, मास हम लोग कितना ले लेंगे, 5 ग्राम, है ना, और g की वैल्यू आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -14 अपॉन ये हो गया 1/10 का स्क्वायर, है ना, 1/10 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ऊपर आकर के 100 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू इंटू एम हम लोग ले लेंगे 5/1000 क्योंकि 5 ग्राम है, और जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जो म्यू की वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है 0.18 और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0, -a and 0, a on y axis. A positive charge Q is released from rest at the point 2a, 0 on the x-axis. The charge Q will execute SHM about the origin, move to the origin and remain at rest, move to infinity या फिर execute oscillatory but not simple harmonic motion. तो देखिए बच्चों, सवाल में कहा गया है कि देयर आर टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q। तो यहां पर हम लोग शो कर देते हैं, ये -q है और यहां पर भी -q है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, y इक्वल टू -a और y इक्वल टू +a। क्लियर है बात। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है जिसे रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a, 0, है ना। तो यहां पर कैपिटल Q को हम लोग शो कर देते हैं। क्लियर है बात। अब हमसे पूछा गया है कि ये चार्ज Q जो है ना, इसे रिलीज करने के बाद इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को समझ में आ रहा है कि इस कैपिटल Q पर फोर्स जो है इनकी वजह से कुछ इस डायरेक्शंस में लगेगा, जिनका रिजल्टेंट हमें समझ में आ रहा है सिमेट्री से लेफ्ट की तरफ आएगा, मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग इस फोर्स को F0 कह दे रहे हैं, है ना, इन्हें F0 कह दे रहे हैं, तो ये फोर्स जो है वो F हो जाएगा, सच दैट कि F विल बी इक्वल टू, अगर ये वाले एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि F कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F0 cos थीटा के बराबर, क्योंकि y के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट जो है इस F0 के वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ F0 की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो वो हो जाएगा K Q कैपिटल Q अपॉन ये जो हाइपोटेनस है वो कितने के बराबर आएगा, तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो हाइट है ये तो a थी, और एक काम करते हैं, इसे मैं फिलहाल जो है वो x बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर x है, ये अगर a है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x² + a²।
तो यहाँ पर मुझे उसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने फॉर्मूला लगा करके देख लिया और डायरेक्शन के लिए मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इधर आ जाएगा x। तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जब भी है ना कैपिटल Q जो है वो ओरिजिन के राइट साइड में है तो उस पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, और जैसे ही ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये सेंटर पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, तो उस एक इंस्टेंट पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वेलोसिटी चूंकि ये गेन कर लेगा पूरे जर्नी के दौरान, तो इस वजह से जब ये ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा तो है ना ये राइट की तरफ अट्रैक्टेड जरूर होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी शुरुआत में। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैपिटल Q पर फोर्स शुरुआत में लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ओरिजिन पे जब ये पहुंचेगा तब फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो और लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये लेफ्ट की तरफ पहुंचेगा फोर्स इस पर लगने लगेगा टुवर्ड्स राइट, है ना, और धीरे धीरे ये रुकेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑसिलेशन तो होगा, क्लियर है ये बात। तो बी ऑप्शन गलत है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन भी गलत है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जितनी दूरी पर ये ओरिजिन से राइट में था उतनी ही दूरी पर ये लेफ्ट में जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये एसएचएम करेगा या फिर कोई ऑसिलेटरी मोशन ही सिर्फ कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये जो हमारे पास f की वैल्यू आई है बेसिकली, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहां पर कहें कि जो x है वो कैसा होता, मच मच लेस देन स्मॉल ए होता, तब जाकर के हम लोग फोर्स को क्या लिख देते, फोर्स को लिख देते 2k क्यू क्यू अपॉन ये कितना बन जाता, ये बन जाता a की पावर 3 और यहाँ पर x आ जाता। तो इस केस में हम लोग कह पाते कि फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज x के ऊपर है ना डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर इस तरीके का है कि जब वो ओरिजिन के राइट में है तो वो लेफ्ट की तरफ खींचना चाह रहा है, और जब वो ओरिजिन के लेफ्ट में चला गया पार्टिकल तो उस पर राइट की तरफ लग रहा है। तो उस केस में हम लोग कह देते कि ये एसएचएम है, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर जो x है वो हमारे को कैसा दे रखा है, x जो है आप देखिए हमारे को दे रखा है 2a के बराबर। आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूं। तो यहाँ पर अपने को x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2a दे रखी है, जो कि ऑब्वियसली है ना यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो नेग्लेक्ट करने लायक तो नहीं है, ठीक है ना। तो वही देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, बट x इज इक्वल टू 2a। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर SHM तो नहीं होगा, पर ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन तो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरीके का है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन वाइज। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है, और जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला जा रहा है तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है। तो यहां पर हम लोग एफ वेक्टर को कैसा दिखा सकते हैं, 2k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन के लिए क्या दिखा देंगे, माइनस आई कैप, ठीक है। तो इससे बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जब x पॉजिटिव है तब फोर्स नेगेटिव है, और जब x नेगेटिव है तब फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों मैं चाह रहा हूं फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं वो ये है कि जब x की वैल्यू 0 है तब फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि ये जो स्लोप है ये 0 कहां पर हो रहा है, fx ग्राफ का, ठीक है। तो df/dx मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वो कहां पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो df/dx पहले निकाल लेते हैं। तो 2k क्यू ये तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को एज इट इज रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब x को एज इट इज रख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये कितना हो जाएगा, तो 3/2 थी पावर पहले, -1 करना होगा तो ये हो जाएगा हाफ,
और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो इसे हमें देखना है कि ये जीरो कहां पर हो रहा है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से देखिए 2 कट गया, तो यहां पर आ गया 3x स्क्वायर, फिर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन √2 पर हमारे को स्लोप जो है वो कैसा मिलेगा, स्लोप जो है बच्चों वो हमारे को मिलेगा 0। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x का। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तब फोर्स 0 था। ठीक है, और x इक्वल टू a/√2 और x इक्वल टू माइनस a/√2 पे हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को ग्राफ में स्लोप 0 मिलेगा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जब x पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है ना। और हम लोग ये बहुत आराम से समझ पा रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से बहुत दूर होगा तो उस पर फोर्स जो है वो बिल्कुल 0 जैसा ही लगेगा, है ना, नेग्लिजिबल लगेगा। तो इन सारी बातों को हम लोग अगर कंसिडर करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ बनाया है फिलहाल, जिसमें हम लोग क्या दिखा पा रहे हैं कि x इक्वल टू a/√2 पर क्या हो रहा है, x इक्वल टू a/√2 पे स्लोप 0 आ रहा है, और x इक्वल टू 0 पर भी फोर्स 0 है, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे फोर्स 0 को टेंड कर रहा है। इसी तरीके का ग्राफ हम लोग किधर बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो देखिए बच्चों इसी तरीके का ग्राफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी बना दिया, बिल्कुल सिमेट्रिक। यहाँ पर माइनस a/√2 पे स्लोप 0 हो रहा है, और एक मजेदार चीज हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होती तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आ रहा है, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को सिग्निफाई कर रहा है, और इतने से रीजन में हम लोग समझ पा रहे होते कि SHM हो रहा है। क्लियर है ना। लेकिन हमारे को जो x दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, x दिया हुआ है 2a के बराबर, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर SHM तो नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पर ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन तो जरूर होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सिमेट्री से यहाँ पर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2a पर अगर पार्टिकल था तो वो पहले ओरिजिन की तरफ जाएगा, पूरे जर्नी के दौरान स्पीड बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो डिसेलरेट करेगा और उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगेगी, और सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2a पे वो रुकेगा, फिर वापस से वो ओरिजिन की तरफ आएगा, और इस तरीके से ऑसिलेशन चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय।